अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। कराची के साथ जो कुछ हो रहा है, कराची में जिस तरीके से कचरा है, बहुत सारे सवालात पहले भी पैदा होते हैं, मगर एक अजीब सा अनोखा सा वाक़या अब से थोड़ी देर पहले हुआ। पहले मुस्तफ़ा कमाल ने, साबिक़ मेयर मुस्तफ़ा कमाल ने वसीम अख्तर साहब को चैलेंज किया कि 90 दिन के अंदर कचरा कराची का साफ़ हो सकता है, मैं कर सकता हूँ इन इख्तियारात के साथ और इन वसाइल के साथ। उन्होंने सिंध हुकूमत को भी कहा और वसीम अख्तर साहब को भी कहा। उसके बाद एक नोटिफिकेशन आया मेयर कराची वसीम अख्तर की तरफ से कि उन्होंने ये बयान देखा है और ये चाहत देखी है मुस्तफ़ा कमाल साहब की कि वो 90 दिन में शहर को साफ़ करना चाहते हैं। इसलिए मैं मेयर कराची के तौर पर मुस्तफ़ा कमाल को गार्बेज का वॉलंटियर डायरेक्टर बना रहा हूँ, प्रोजेक्ट डायरेक्टर तैनात कर रहा हूँ। तो उसके बाद ये सोचा जा रहा था कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ये बात मानेंगे, नहीं मानेंगे। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा मैं कबूल करता हूँ और अभी से काम भी शुरू कर रहा हूँ। सिंध हुकूमत इस पर क्या करेगी, वसीम अख्तर साहब इस पर क्या कहेंगे और मुस्तफ़ा कमाल कैसे काम करेंगे, तीनों स्टेक होल्डर्स इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने चैलेंज कबूल कर लिया। मेयर कराची ने आपकी जो 90 दिन की ख्वाहिश थी वो मानी थी। ये कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? 90 दिन के अंदर आपको प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया है और आपने कबूल कर लिया है, तो कराची वाले समझे कि आप 90 दिन में कराची को साफ करने लगे? जी इंशाल्लाह ताला अभी मैंने रात के 2 बजे म्यूनसिपल कमिश्नर को बुलाया है। मैंने सॉलिड वेस्ट की केएमसी का जो हेड है उसको बुलाया है, म्यूनसिपल सर्विसेज कहते हैं उसको, उसके हेड को बुलाया है और फाइनेंस के डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस के हेड डायरेक्टर को बुलाया मैंने। और मैंने बुलाया कचरे पे कचरा जमा जहाँ इनका गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन है, ये असगर अली शाह स्टेडियम के पास मैंने बुलाया है। और वहाँ पे मैंने रात के 2 बजे इनको अभी कॉल की है, ये अभी आएंगे, ये मुझे ब्रीफ करेंगे आज रात भर में। सुबह तो बहुत देर की बात है, ये ब्रीफ करेंगे कि अभी एग्जिस्टिंग स्टाफ मुझे क्या चाहिए, मुझे एग्जिस्टिंग स्टाफ के नंबर चाहिए, मुझे मशीनरीज चाहिए, मुझे फाइनेंस से ये चाहिए कि फाइनेंस वाले हर महीने म्यूनसिपल सर्विसेज में कितने पैसे खर्च कर रहे हैं फ्यूल की मद में और एम्प्लॉयज़ कितने हैं। हज़ारों के हिसाब से एम्प्लॉयज़ हैं, वो हज़ारों एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें कहाँ जा रही हैं और वो लोग कहाँ हैं। तो ये जब मुझे ब्रीफ कर देंगे तो उसके बाद कल दोपहर से फिर मैं डिस्ट्रिक्ट्स की जो है वो ब्रीफिंग लेना शुरू करूंगा। डिस्ट्रिक्ट में 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एमक्यूएम की डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हुकूमत है, एमक्यूएम की डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में हुकूमत है, एमक्यूएम की डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में हुकूमत है और एमक्यूएम की डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में हुकूमत है। साउथ को और मलीर में चूंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो मैं वहां पे नहीं जाता, चले भी छोड़ देता हूं। 4 डिस्ट्रिक्ट्स के जो म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट्स हैं वो बिल्कुल उससे मैं फिर उनसे ब्रीफिंग लूंगा, उनको लूंगा और उसके बाद नीचे उतरूंगा। 130 यूनियन काउंसिल्स हैं एमक्यूएम की और वहां पर अपने लोगों के साथ, इस डिपार्टमेंट के साथ, चूंकि मुझे इसका सारा तजुर्बा है और मैं हराम नहीं खाऊंगा, मैं मेयर साहब को भी रात भर जगाऊंगा, हम दिन और रात काम करेंगे। अभी मैंने 2 ऑर्डर जारी कर दिए हैं, हुक्मनामा वो ये कि 1339 कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम फौरन से पेशतर एक्टिवेट कर दें, यहां पे लोग अपनी कंप्लेन लिखा सकें। और दूसरी मैंने ये बात की है कि दूसरी मैंने जो ये बात की है कि मैंने इमरजेंसी नाफिज कर दी है। अब ये डे में सिर्फ काम नहीं होगा, दिन और रात काम होगा और मैं दिन और रात लोगों के साथ नजर आऊंगा। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह, और मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं तमाम आपने अहकामात तो मुस्तफ़ा कमाल साहब से जारी कर भी दिया, आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसका जिक्र कर रहे थे, उसका रिस्पांस कैसा आ रहा है आपको? क्या अभी से, क्योंकि मेयर ने नोटिफिकेशन जारी किया तो जो कराची के और मुख्तलिफ इदारों के लोग हैं वो आपको रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, वो आपकी बात मान रहे हैं कि हाँ जी आपकी मीटिंग के लिए हम आ रहे हैं और आप जो अहकामात देंगे वो मानेंगे? सर मेयर का ऑर्डर है, मेयर साहब का ऑर्डर है, कैसे नहीं मानेंगे? और ऑर्डर मनवाना मुझे आता है, मेयर साहब का ऑर्डर है मेरे पास और अब वो मेरे बॉस हैं और मैं इन सब का बॉस हूँ। वो मेरे बॉस हैं, अब इन सब का बॉस वो हूँ और अब मैं बॉस को भी रात भर सोने नहीं दूंगा, इसलिए कि जब मैं जागूंगा तो मैं उनको भी जगाऊंगा, उनको रिपोर्ट करनी है, मुझे तमाम मसले मसाइल बताने हैं, तमाम अपनी प्रोग्रेस बतानी है। तो कैसे नहीं मानेंगे काम इन लोगों से जो है वो जो भी लोग हैं वो मैं भी जा रहा हूँ रात के 2 बजे, ये आएंगे इंशाल्लाह ताला और जैसे जैसे हालात होंगे और आपको पता चलता चला जाएगा, फिक्र नहीं करें इंशाल्लाह ताला। इस नोटिफिकेशन के बाद बॉस ने आपसे बात की या इस नोटिफिकेशन को इशू करने से पहले बॉस ने आपसे बात की या आपने बहुत से रब्ता किया मेयर कराची वसीम अख्तर साहब से? मैं करूंगा सर राब्ता, मैं पहले जो है वो थोड़े से अपनी प्रोग्रेस शो कर दूं, फिर उसके बाद मैं बॉस को रिपोर्ट करूंगा। हो सकता है मैं रात में ही फ़ोन करूं 2:30-3 बजे तक। साहब, कराची के अवाम, जाहिर है जो कुछ हो रहा है पिछले 15-20 दिन में, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम के दरमियान भी जो स्टेटमेंट्स का तबादला है, आपने जैसे कहा कि आप कराची के मामलात को जानते हैं, कराची के अवाम वाकई तवक्को करें कि ये एक फिर सियासत की नज़र नहीं मामला होने वाला, डिलीवरी होने वाली है, कराची साफ हो जाएगा?
शाहज़ेब खानज़ादा साहब, ऐसा है कि मैं तो बिल्कुल सीरियस हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे तो कराची के लोगों के लिए अपनी जान देनी पड़ी, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। ये तो बहुत छोटी सेक्रीफाइस है। मैं जो जानता हूँ, मैं जो समझता हूँ, इन्होंने ऑर्डर किया है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। ये तो मेरे एंड पे जो है वो आपको एक लम्हे के लिए भी आपको एरर नज़र नहीं आएगा। फिर अगर कोई बैकआउट करता है, कोई फाउल करता है, तो वो मैं मुकदमा आप पे वो फिर मैं मुकदमा आप पे और कराची वालों पे छोड़ता हूँ। वो मैं उसका कैसे किसी के दूसरे के बिहाफ पर उसकी नीयत का मैं कैसे बता सकता हूँ? मुझे तो अपनी नीयत और अपने एक्शंस का पता है, और वो मैं इंशाल्लाह ताला आप मुझे उसमें कहीं से भी मुझे यू वोंट फाइंड मी लैगिंग बिहाइंड। इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसमें कराची वालों को मैं उस पे मुझे वो सुरखरू पाएंगे, और मैं कहीं से भी इसमें कोताही नहीं करूंगा। अभी से काम शुरू है सारा, और जब कोई अगर दूसरा करेगा, फाउल करेगा, तो वो एक्सपोज होगा, वो नजर आ जाएगा। मैं सईद गनी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और मेयर कराची वसीम अख्तर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सईद गनी साहब, ज़ाहिर है सिंध हुकूमत के हवाले से मेयर कराची का तो ये गिला रहा कि वो मेरे पास इख्तियारात नहीं है, ताउन नहीं करते। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा मैं ज़रूर 90 दिन में कराची साफ़ कर सकता हूँ, इख्तियारात हैं, मगर मुझे सिंध हुकूमत से भी ज़ाहिर है वो ताउन की बात कर रहे थे। अब मेयर कराची ने ये इकदाम किया है, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कबूल किया है, सिंध हुकूमत क्या करेगी इसमें? अब एक तो इख्तियार तो कानूनी तौर पर अली जैदी साहब के पास भी नहीं था, और उन्होंने जब ये कहा कि जी मैं कराची के नाले साफ करना चाहता हूँ, जो बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी थी, लेकिन उस मौके पर केएमसी ने भी उनको कहा कि जी वेलकम आए करें, सूबाई हुकूमत ने भी उनको कहा कि आए आप करें। कम अज कम मुस्तफा कमाल साहब को अली जैदी के मुकाबले में चीज़ों का इल्म तो बहुत ज़्यादा है, और बजाय इसके कि ये जो एक खत भेजा गया है जिसमें इनको प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया है, उससे ज़्यादा बेहतर तरीका ये होता जिसमें संजीदगी का शायद मुजाहरा नज़र आता कि इनको बुला लिया जाता या इनके पास चले जाते कि ये काम हमने करना है और आप हमें बताएं कि हमें और क्या क्या चीज़ें करनी है, तो वो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन मैं अपनी तरफ से तो ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर वो तो ऑप्टिक्स होते हैं ना, ये तो प्रैक्टिकली एक काम कर दिया अगर वसीम अख्तर साहब ने, और ख्वाहिश का इजहार किया था मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, और फिर प्रैक्टिकली मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ऑप्टिक्स से बेहतर तो अमली काम है। तो उस अमली काम में आप कितना ताउन करेंगे बतौर सिंध हुकूमत? बिल्कुल करेंगे, बहुत ज़्यादा ताउन करेंगे। मैं तो हो सकता है कि मुलाकात भी करूँ, और मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपको सिंध हुकूमत से ताउन चाहिए क्या? देखिए, मैंने जो सुबह बात की थी, वो सुबह तो ये बात की थी कि सिंध हुकूमत भी और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी ये सारे वसाइल और सारी लॉजिस्टिक जो है वो ये अगर आप अगर मुझे देंगे, मैं आपको 3 महीने में ये काम करके दिखाता हूँ। मैंने जो ये लॉजिस्टिक के नहीं होने का रोना ये रोते थे मेयर साहब और सारे लोग, तो मैंने उसके ऊपर ये बात की थी। सिंध हुकूमत को अभी तो मैंने इसलिए टच नहीं किया कि भाई 4 डिस्ट्रिक्ट्स में तो एमक्यूएम की हुक्मरानी है ना। मैं सईद गनी भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इनके जेस्चर का, इनकी बात का। मैं तो इनसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैंने पहले भी ये वाली बात की है, इनके सामने भी की है, इनसे भी की है, कि देखिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो आपने बनाया हुआ है, इसकी वजह से सिटी गवर्नमेंट को मौका मिल रहा है कि वो अपना ब्लेम भी आपके ऊपर डाले। आप इसको फौरन से पेशतर इसको एबॉलिश करके इनको ये दे दें, और ताकि एक तरफ हो जाए सारी बात सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। तो मैं अभी भी इनसे रिक्वेस्ट करूंगा इनके बिहाफ पर, इनके जरिए वजीर आला साहब को, कि ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स में अलग है, मलीर में और साउथ में, ये वो भी रिसोर्सेज जो है वो एक जगह दें। और मैं इनके इस जेस्चर की तायद करता हूं, इसको शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने अपने अभी जो बात कर रहे हैं, जो पॉजिटिव बात कर रहे हैं, मैं उस पर इनका शुक्रिया अदा करता हूं। इन्होंने मेरे साथ काम किया, ये मुझे जानते हैं, और इंशाल्लाह ताला इसको जो है वो कर लेंगे, इसको कर लेंगे। आप ये कह रहे हैं कि जब आप जहां एमक्यूएम कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको सिंध हुकूमत के ताउन के बगैर जो मेयर कराची के इख्तियारात हैं, जिनके बारे में वो कह रहे हैं मेरे पास सफाई का उस तरीके से इख्तियार नहीं है, आप साफ कर सकते हैं उन इख्तियारात के तहत, उन रिसोर्सेज के तहत। देखिए, मैं आपके जरिए नाजरीन को बता दूं, 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं सिंध भर में, कराची में।
एक है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जहां पर एमक्यूएम की हुक्मरानी है, एक है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जहां पर एमक्यूएम की हुक्मरानी है, एक है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जहां पर एमक्यूएम की हुक्मरानी है, एक है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी जहां पर एमक्यूएम की हुक्मरानी है, और फिर पांचवां डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट साउथ जहां पर पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है, और डिस्ट्रिक्ट मलीर में पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है। तो 6 में से 4 डिस्ट्रिक्ट में एमक्यूएम की हुक्मरानी है। 2 डिस्ट्रिक्ट में साइट ईस्ट में और वेस्ट में इनके एमक्यूएम के अपने लोगों ने रेजोल्यूशन पास करके सईद गनी साहब को इख्तियार दिया हुआ है। वो मैं अगले दिन रेजोल्यूशन पास करवा के वापस ले लूंगा। सईद गनी साहब 6 दफा ये वाली बात टीवी पे कह चुके हैं कि भाई इन्होंने इख्तियार दिया, ये मुझे कहें वापस करने के लिए, मैं वापस कर दूंगा। वो जब वापस आ जाएंगे तो वो डिस्ट्रिक्ट के पास आ जाएंगे और उसमें फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। वो सब चीजें फिर जो है वो फिर, और उसका पीडी फिर मैं हूं, फिर मैं उनसे काम कराऊंगा, फिक्र नहीं करें हम। जी सैयद गनी साहब, ये जितनी बातें मुस्तफा कमाल साहब कह रहे हैं इसमें मुकम्मल तौर पर ताउन होगा फिर सिंध हुकूमत का? देखें, ये चीजें इतनी आसानी से नहीं हो सकती हैं। उसमें ये जो बात कह रहे हैं ना कि जी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को खत्म करते हैं, सच्ची बात है कि ये चूंकि मेरे मिनिस्टर बनने से पहले बना था और उसके भी कुछ रीजन थे जब बनाया गया था, बेहतर सोचकर ही बनाया गया था। लेकिन जब एक मरतबा वो बना और उसके बाद फॉरेन कंपनीज के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, तो अब इसको अंडू करना सिर्फ हमारे एंड पे नहीं हो सकता, हमने उन कॉन्ट्रैक्ट्स को भी देखना है। फिर एक चीज और बहुत खतरनाक इसका नतीजा निकल सकता है कि अगर आपने उन चाइनीज इन्वेस्टर्स को जो यहाँ पर रह रहे बिजनेस करने आए हैं, अगर उनको बीच चौराहे पे आपने छोड़ के हाथ निकाल दिए तो शायद ये तो भागेंगे और कोई इस मुल्क में काम करने आएगा नहीं। तो हमें अगर ये सारी चीजें करनी भी है तो उसमें एक कानूनी जो देखना होगा, और इनके जो मफादात हैं चाइनीज कंपनीज के वो भी देखने होंगे, और जो डीएमसी के वो किस तरह के चलेंगे वो भी देखने होंगे। तो जाती तौर पर मैं खुद इस सारे मामले के बाद कि जब कचरा होता है तो इल्जाम हम पे आ जाता है, काम किसी और का है, तो मैं खुद इस बात का हिमायती हूँ कि जी हमें उनको दे देना चाहिए, और जो मदद उनको दरकार है उनको मदद फराम करते रहें, लेकिन उसके कानूनी बहुत सारे पहलू है वो मैं देखने होंगे। मुस्तफा साहब, आपने अपनी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम 9,000 टन उठाते थे ना कचरा, और 6,000 टन लाहौर में उठता है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट है वो काम करती है, बकरीद पर भी उसने एफिशिएंटली काम किया। तो ये वेस्ट मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो लाहौर में वर्क कर रहा है, कराची में क्यों नहीं कर सकता? किरदार, 3 बातें हैं शाहजेब भाई। किरदार वाली लीडरशिप चाहिए, 5 गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन चाहिए, और यूनिटी ऑफ कमांड चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड आज नहीं तो कल जो है वो उसको जो भी कानूनी उसके अंदर तरीक़ेकार है उसको अंडू करके एक अम्ब्रेला में लेकर आकर यूनियन काउंसिल लेवल तक इसके इख्तियारात और वसाइल लेकर जाने। सॉलिड वेस्ट की बात कर रहा हूँ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इख्तियारात और वसाइल इवन के मेयर के पास या डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के पास भी नहीं, यूनियन काउंसिल लेवल पर इसके इख्तियारात और वसाइल लेकर जाने। ये 3 तरीक़ेकार। अब आपने जो सवाल किया है कि भाई पहले उठ रहा था अब नहीं उठ रहा, ये जो लाहौर वाले हैं यकीन जाने हमारे जमाने में हमसे आकर पूछते थे शहर कैसे चलाते हो, वहां से डेलीगेशंस आते थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, हमसे ठीक कर जाते थे। आज वो बैठकर हमें बता रहे होते हैं कि शहर कैसे साफ करो। देखिए ये अभी बकरीद की आलाइशें, कभी आपने सुना मेरे जमाने में 5 सालों में कि बकरीद में आलाइशें ऑफिस जो हैं वो सड़कों पर रह गई हैं? हम ट्रेंचेस खोदते थे भाई, पूरे शहर के 5, 7, 8 जगहों पे ट्रेंचेस खोदते थे। 3-3, 4 टाउन्स को वहां पर हम जो है वो उनको जगह प्रोवाइड करते थे, उनको गढ़ों में दफन करके उनके ऊपर मिट्टी डालकर उनसे खाद बनाते थे, उसके बाद फ्यूमिगेशन करते थे, फिर हम स्प्रे करते थे फ्रेगनेंस की, खुशबूदार परफ्यूम के स्प्रे करते थे पूरे शहर भर में, और शहर में एक भी ऑफिल रात को सोने से पहले उस दिन की तमाम आलाइशें हम दफन करके जाते थे। मसला यह है कि अगर आप काम करना चाहें, आप हराम ना खाएं, आपको शहर का पेन हो, आज भी यह शहर चल सकता है। जब भी मैंने अभी लोगों को बुलवाया है ब्रीफिंग लेने के लिए, मैं आपको 1 से 2 दिन में बता पाऊंगा कि महीने के में एम्प्लॉइज की सैलरीज कितनी जा रही है सफाई की मद में, महीने में फ्यूल के पैसे कितने जा रहे हैं, महीने में कितने पैसे आ रहे हैं सफाई की मद में। ये मैं सब आपको 2 से 3 दिनों में सारी ब्रीफिंग जब मैं ले लूंगा तो मैं आपको मीडिया को बताऊंगा पाकिस्तान के हमारी रिसोर्सेज क्या हैं, हम खर्चा क्या कर रहे हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी इसके ऊपर क्या है। बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा कमाल साहब और सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मेयर कराची वसीम अख्तर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कही, वो कह रहे हैं कि अब मैं जगाऊंगा जितने भी ऑफिसर्स हैं उन्हें भी, और मेरे बॉस अब मेयर कराची हैं जिन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया है उन्हें भी जगा के रखूंगा और साथ काम करूंगा। वसीम अख्तर साहब, आपने नोटिफिकेशन ये इशू किया और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक्सेप्ट कर लिया, अब मुकम्मल तौर पर ताउन करेंगे। रात 2 बजे से तो उन्होंने मीटिंग्स का भी आगाज़ कर दिया। वो कह रहे हैं मैं नीचे के जिनका मैं बॉस हूँ उन्हें भी जगाऊंगा, और जो मेरे बॉस हैं जो कि आप हैं आपको भी जगा के रखेंगे। अब
देखें, ये अभी भी उसी वक्त में बैठे हैं जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी और गवर्नर थे इशरत इबाद और शोएब बुखारी पीएनडी के वजीर थे, जलील साहब फाइनेंस देख रहे थे, मैं लोकल गवर्नमेंट देख रहा था, सारे फंड्स थे, जितने भी इदारे इस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हैं वो सारे बल्दिया में थे। ये अभी भी उसी टाइम पे जी रहे हैं। आज जो पोजीशन है, जो मीडिया पे बैठ के विदाउट डूइंग एनी होमवर्क बातें कर लेते हैं सिर्फ सियासत चमकाने के लिए, वैसी नहीं है। कचरे का डोमेन केएमसी का है ही नहीं उठाने का। एसएलजीए 2013 में कराची को इतना डिवाइड किया गया है कि 6 डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए हैं। उन डिस्ट्रिक्ट पे मेरा कोई अमल दखल नहीं है। कैंटोनमेंट्स हैं, डीएचए हैं, 3 सब ये कह रहे हैं कि ईस्ट और वेस्ट ने तो खुद ने करारदाद पास करके अपने इख्तियारात दिए, तो ये आप लोगों ने खुद ने इख्तियारात दिए। मैं बता रहा हूँ उसको भी ना। 3 डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी हुई हैं, इतना डिवाइड हो चुका है। अब जो डिस्ट्रिक्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के साथ नहीं है, वो एक ईस्ट है और सेंट्रल है, वो अपना काम खुद करते हैं, जैसे तैसे भी करते हैं, वो अपना कचरा खुद उठाते हैं। इसके अलावा जो केएमसी है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे ये कहा जाता है जो आपके पास इख्तियारात हैं और रिसोर्सेज हैं उससे आप कचरा उठा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं, कचरा उठाने का डोमेन मेरा है ही नहीं। अच्छा, मेरे पास जो मशीनरी है, जो केएमसी के पास मशीनरी है, वो बहुत सारी मशीनरी मुझसे पहले ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को जा चुकी है। जब जाम खान छोरो साहब थे, मैं मेयर नहीं था। अब जो मेरे पास मशीनरी है, 35 डंपर्स हैं मेरे पास, 2 लोडर्स हैं मेरे पास, दैट्स ऑल। अब मगर अगर अब आपने ये इख्तियार उन्हें दिया है तो मुकम्मल तो ऑन पेपर दिया है या नीचे भी कह दिया है एम्प्लॉइज को? क्योंकि अब मुस्तफा कमाल साहब कह रहे हैं ना, मुझे कराची का बड़ा पता है, वही कह रहे हैं कि इस दफा 50 करोड़ रुपए मिले हैं, उसके बावजूद आप लोगों ने कराची में डिलीवर नहीं किया है, सेंट्रल भी नहीं साफ होता, ईस्ट और वेस्ट खुद रेजोल्यूशन के तहत वेस्ट मैनेजमेंट को दे दिया, तो वो तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे पता है कराची का, मैं समझता हूँ, तो इख्तियारात भी होंगे कि वो डिलीवर कर सके। 50 करोड़ जो थे वो नालों की सफाई के थे, मैं तो कचरा उठाने की बात कर रहा हूँ। अब हमारे पास नाले भी नहीं साफ हुए, नाले भी तो गंदे ही रहे। नाले कभी भी साफ नहीं हो सकते, 50 अरब भी दे दें, नाले कभी साफ नहीं हो सकते। उसमें कचरा जब तक डिस्पोजल सही नहीं होगा, सीवरेज का डिस्पोजल सही नहीं होगा। मुस्तफा कमाल साहब कह रहे हैं मेरे जमाने में तो नाले नहीं होते थे, वो कैसे साफ होते थे? नाले गंदे उस वक्त क्यों नहीं होते थे? उस जमाने में सारे इख्तियारात एक जगह थे भाई, इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया ना आपको। अभी ऐसा नहीं है। मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि एमसी के पास कितना इक्विपमेंट है, 35 ट्रक्स, डंपर्स हैं, 2 लोडर्स हैं। और फिर वो 50 करोड़ रुपए में क्या किया? वो जो 50 करोड़ रुपए नालों की सफाई के लिए मिले, नाले पूरे साल कॉन्ट्रैक्ट पे साफ हुए हैं, उनका एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ सिंध को हम भेज चुके हैं। 70 करोड़ अभी बाकी हैं आने के लिए। नाले साफ नहीं हो सकते, ये वेस्ट ऑफ मनी है, 3 साल से कह रहा हूँ। कचरा जब तक डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे, नाले साफ नहीं होंगे। शाहजेब, चले अब आप बॉस हैं और ऑफिशियली आपको बॉस तस्लीम कर रहे हैं मुस्तफा कमाल साहब, तो आप दोनों मिल कब रहे हैं? आप अपने सबऑर्डिनेट से कब मिल रहे हैं? मैं थोड़ा सा इक्विपमेंट का बता दूं आपको अपना। जो इक्विपमेंट है ना मेरे पास, और जो 2 डिस्ट्रिक्ट अपना काम कर रहे हैं, उसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है। मेरे पास जो इख्तियारात नहीं, जो सब टीवी में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, अब इन डंपर्स के साथ, जो कि मैं नाले भी कभी साफ करता हूँ, इंक्रोचमेंट भी रिमूव करता हूँ, 35 डंपर, 2 लोडर के साथ मुझे कराची का कचरा उठा के दिखा दें, मैं मान जाऊंगा। और ठीक है, चैलेंज मुस्तफा कमाल ने किया है और अब आप काउंटर चैलेंज कर रहे हैं इस नोटिफिकेशन के साथ कि मैं मान जाऊंगा अगर वो उठा दें। अब देखते हैं, वो 48 घंटे बाद उन्होंने कहा है कि वो डिटेल्स शेयर भी करेंगे। आप दोनों मिलेंगे नहीं मिलेंगे? देखिए, मेरी बात कंप्लीट नहीं हो रही है ना, तो फिर मकसद हल नहीं होगा। ये जो इक्विपमेंट मेरे पास है केएमसी के पास, ये मैं दूंगा और इनको डीजल दे दूंगा। अब जिस तरह से ये आ रहे हैं कि मैं आके उसकी ब्रीफिंग लूंगा, ऐसा नहीं होता है। ही शुड कम टू माय ऑफिस and I will give him the details of equipment what I have, and फिर उसके बाद ये जो मर्जी करें। जो स्टाफ मेंबर्स हैं मेरे पास, ऑफिसर्स को कॉल करें ना। उन्होंने नहीं, एक मिनट, उन्होंने ये कहा है कि मैं पहले ऑफिसर्स से बात कर लूं, अपना होमवर्क कर लूं, फिर वो आपको ब्रीफ करेंगे। तो ऑफिसर्स तो अब उनको आंसरेबल है ना कि अगर वो ऑफिसर्स से ब्रीफिंग लेते हैं कहीं जाके रात 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे और कहते हैं सफाई करो, तो ये इख्तियार तो आपने दे दिया ना उन्हें। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैंने उनको पीडी गार्बेज रखा है, आ जाए ऑफिस, इक्विपमेंट उनको बताएंगे,
जो वर्किंग है, जितने अथॉरिटी, जितने पावर्स हैं हमारे पास, वो बताएंगे उससे डोमेन से। ये तो कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन इस्तीफा दे दें, वो ऐसे थोड़ी होगा। आपको नहीं, पुराने मेयर नहीं हो, चले अब हालात इस्तीफा दूसरे ना हैं। लें, मगर ऑफिशियल्स को तो आप कहें ना कि अगर वो आंसरेबल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सबको काम करना है, कितने एम्प्लॉयज मेरे हैं, कितनी सैलरीज सुने, जाती सुने, हैं, सुने। ये मुझे सारा का सारा डेटा दें ताकि मैं उनको तो ये सब होगा या नहीं होगा, या वो आपके पास ऑफिस आए फिर आप उन्हें बताएं, फिर एक ऑफिस में वो भी बैठ आ जाए? जाएं, मेरे ऑफिस आ जाएं, म्युनिसिपल सर्विसेज के इनको ब्रीफ कर देंगे, इक्विपमेंट है हमारे पास और किस तरह से ये काम करना चाह रहे हैं वो उनको अवेलेबल कर देंगे। ऑफिस आ जाए, कमेटी रूम में बैठे, मेरे जो ऑफिसर्स हैं इनको ब्रीफ कर देंगे। ये तरीका नहीं होता कि वहां आ जाओ, ये आ जाओ। ही इज प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ही इज नॉट द बॉस, एमसी के नीचे नहीं वसीम है। अख्तर साहब, आ जब वो जाएं आप। आपको बॉस मान रहे हैं और जाहिर है आप ये कह रहे हैं कि हमसे काम इसलिए नहीं होता कि हमारे मैं पास कब मना कर इख्तियारात रहा हूं? नहीं है, तो आप इख्तियार तो उन्हें देना। अब आप पहले दे से रहा कह हूं रहे ना हैं मैं। कि इज नॉट द नहीं, बॉस। मैं तो दे रहा हूं। आपने पहले ये आ मीडिया पे जाए मैसेजिंग कर दी, जब वो आपको मीडिया पे कह रहे हैं कि वसीम अख्तर इज माय बॉस, आप कह रहे हैं नो ही इज नॉट Yes. द बॉस, नीचे तो आपने पहले ही मैसेज दे दिया इस बंदे की बात नहीं सुननी है। ओ भाई, ये मेरे ऑफिस आ जाएं, ब्रीफिंग इनको मेरा डिपार्टमेंट देगा, ये इक्विपमेंट हमारे पास है, ये कचरा साफ करना कल से शुरू कर दें। और ये बात नहीं है कि डीएमसी इस्तीफा दे दे, वो डीएमसी अपना काम कर रही है, ये तो एसएलसी के अंदर है, कोई हटा नहीं सकता उनको। तो यही तो मजेदार बात है। कल कितने बजे आपके ऑफिस आ जाए वो? के साथ काम करके दिखाएं। कल कितने बजे आपके ऑफिस आ जाए वो? फिर कौन से ऑफिस आ जब जाए? मर्जी आ जाए, जब मर्जी आ जाए। कौन से वाले ऑफिस आ जाए? मेरा हेड ऑफिस इनको पता है। अच्छा, वहाँ पर आपके ऑफिस में या आपको कल आके मिले तो उसके बाद इख्तियारात की बात हो सकती है। वो रात 2 बजे से ही प्लान कर रहे थे, उन्होंने कहा मैंने कॉलें कर दी हैं, होमवर्क कर लिया है, मैं अभी 48 घंटे में। आपने कहा पहले मेरे पास ऑफिस आओ। हमें और बहुत सारे काम है भाई, और बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे ये नहीं, यही वसीम साहब, काम तो नहीं हो रहे ना, आपके पास इख्तियारात नहीं है, आप कहते रहे अब काम हो गए, आपको एक नोटिफिकेशन करते ही काम थोड़ी है, काम नहीं है। नहीं आ जाए ना आप, ये एज अ पीडी आ जाए, इनको ब्रीफ करेगा मेरा डिपार्टमेंट कि ये इक्विपमेंट है, ये आपके इख्तियारात हैं, काम शुरू कर दें। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं कश्मीर का एम्बेसडर बनूंगा दुनिया में। मैं कश्मीर का जो हालात हैं, जो पैगाम है, जो सिचुएशन है, वो मैं दुनिया में लेके जाऊंगा। अपनी जो यूनाइटेड नेशंस की तकरीर है 27 तारीख को न्यूयॉर्क के अंदर, उसमें पूरी दुनिया की कम्युनिटी को बताऊंगा, इसको पूरी तरह उठाऊंगा। उससे पहले जब न्यूयॉर्क में होऊंगा सारे लीडर से मिलूंगा, हम सबको बताएंगे। हम अपनी मुसलमान दुनिया में सारी जितने भी अभी भी मैं बता चुका हूँ हेड्स ऑफ स्टेट्स को, जितने से भी बात हुई है आगे भी बताऊंगा। अपने अखबारों में पढ़ता हूँ कि लोग मायूस हो जाते हैं जी, देखें दुनिया मुसलमान मुल्क कुछ नहीं कर रहा है। बिल्कुल आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कई मुसलमान हुकूमतें इस वक्त मजबूरी की वजह से, तजारत की वजह से अगर अभी नहीं भी हैं, आज अगर नहीं भी हैं, आगे हमारे साथ आ जाएंगी। पाकिस्तान कश्मीर का मसला आलमी सतह पर उजागर करने की कोशिशें कर रहा है। इसके लिए सियासी, सिफारती और कानूनी ऑप्शंस को इस्तेमाल किया जा रहा है। सलामती काउंसिल के मुशावरती इजलास में कश्मीर का मसला ज़ेर बहस लाने के बाद इसे आलमी अदालत इंसाफ में लेकर जाने के ऑप्शन पर गौर हो रहा है। इसके साथ साथ सिफारती सतह पर दिलचस्प सूरत हाल है कश्मीर के मामले पर, जहाँ अरब ममालिक ने खामोशी की पॉलिसी अख्तियार की हुई है। वहीं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसमें दिलचस्पी का इजहार करते रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान से मिले तो कहा कि नरेंद्र मोदी ने उन्हें कहा कि यह मसला हल करो। उसके बाद कहा कि मैं हल कर सकता हूं अगर ये दोनों ममालिक चाहें। इस मौके पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा भारत और पाकिस्तान के तमाम मसाइल दो तरफा हैं, इसलिए उनके हल के लिए दुनिया के किसी मुल्क को जहमत नहीं देते और दोनों ममालिक मिलकर मसाइल को हल कर सकते हैं। अब आम बात यह है कि इससे पहले कश्मीर की सूरत हाल पर अमरीकी सदर और वज़ीर आज़म इमरान खान में 20 अगस्त और 16 अगस्त को रब्ता हुआ था और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बात हुई थी, जिसे अहम पेशरफ करार दिया गया। अब अमरीकी सदर, जिन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा अमरीका के दौरान कश्मीर पर सालिसी की पेशकश की थी, यहाँ तक कहा था कि खुद नरेंद्र मोदी भी यही चाहते हैं। आज उनका कहना है कि पाकिस्तान और भारत खुद मसला हल कर सकते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ी तो वो किरदार अदा कर सकते हैं। ये सारा मामला किस तरफ जा रहा है, हमारे साथ मुईद यूसुफ साहब मौजूद हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर। मुईद यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया। मतलब ज़ाहिर है पहले ज़्यादा एक स्ट्रांगली बात की थी डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैं, मुझसे तो मोदी ने कहा किरदार अदा करने को, अब वो कह रहे हैं ये दोनों रिजॉल्व कर सकते हैं। आप समझते हैं कि कोई किरदार अदा हो सकता है बुनियादी तौर पर, या पीछे हट रहे हैं वो अपने पहले के बयान से? शाहज़ेब, देखिए, मैं आपके प्रोग्रामों पर बहुत देर से बात कर रहा हूँ कि अमरीकी इंतज़ामिया और डोनाल्ड ट्रंप साहब एक सफ़े पे नहीं हैं बहुत सी चीज़ों में, ख़ारजा पॉलिसी पे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मामला, कश्मीर का मामला एक और वही पहलू दिखाता है सामने
क्योंकि जब इमरान खान साहब गए थे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये बात की थी, ब्यूरोक्रेसी अमेरिका की तब भी इस बात पर जो है वो मुत्तफिक नहीं थी। तो वो तो ये चाहते हैं, उनका स्टाइल भी ये है कि मैं चीज़ के बीच में आऊँ, हल करूँ, मैं हर चीज़ हल कर सकता हूँ। आज बहरहाल जब भारत के वज़ीर आज़म से बात हुई, जारी बात है उन्होंने ये बात की होगी कि जी हमारे मफादात आपके साथ कैसे जुड़े हुए हैं। आप चीन की काउंटरवेट की बात करते हैं, कितने बिलियन डॉलर की तिजारत है, कितने बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, आप किन चक्रों में पड़े हुए हैं साल से, ये वो हम कश्मीर संभाल लेंगे और ये पाकिस्तान तो वैसे ही कभी आपके साथ कभी नाराज़, आप छोड़ें इस बात को। तो आज उन्होंने थोड़ा सा दूसरा जो है एक पहलू अपनी बात का सामने लाया। हाँ जी, अगर ज़रूरत पड़ी वैसे तो ये आपस में कर सकते, लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा शाहज़ेब कि ताकत जो है वो भारत के पास है इस बात को रोकने की कि कोई सालिसी का किरदार अदा ना कर सके। लेकिन जो इस वक्त वावेला मचा हुआ है इस बात पे, भारत का कतन ख्याल नहीं था कि दुनिया इस तरह प्रेस और मीडिया हिटलर से तशबीह देगा मोदी साहब को, फिर ये बात करेगा कि ह्यूमैनिटेरियन इशू बन रहा है कश्मीर में। अब कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है, भारत जानता है रेजिस्टेंस होगी ही होगी अगर कर्फ्यू हटा। कर्फ्यू नहीं हटेगा, ना खाना ना पीने को, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन रहा है। तो ये मामला जिस तरफ जा रहा है ये भारत के लिए सिर्फ ताकत के ज़ोर पे हल नहीं होगा। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि अमेरिका के पास ना तो कोई ऐसी पावर है, ना ही कोई चाह है कि वो भारत को नाला करें, नाराज़ करें इस बात पे कि वो कश्मीर में इंसानी हकूक़ का जो मामला चल रहा है। बदकिस्मती यही है, दुनिया ताकत पे चलती है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे चलती है, और उस वजह से जितना उन्होंने कहना था ट्रंप साहब ने वही कहा है, इससे आगे वो नहीं जाने लगे। साथ में ज़ाहिर है जैसा आपने कहा कि मफाद, मुआशी मफाद पर दुनिया चलती है, तो जो मुस्लिम ममालिक हैं उसमें अरब ममालिक का जो किरदार है उस पर ज़ाहिर है हमें बुरा बहुत लग रहा है। वज़ीर आज़म ने भी अपनी तकरीर में कहा कि आगे जाके हमारे साथ आ जाएंगे, मगर ये वाज़ेह स्टेटमेंट है कि उनके मुआशी मफाद पहले हैं, उसके बाद कोई और बात है। आप समझते हैं कि ये वाज़ेह हो रहा है या वाज़ेह हो गया है? वाज़े हो तो गया, अब इससे ज़्यादा क्या वाज़े होना है। एक तरफ उनको अवार्ड मिल रहा है, दूसरी तरफ रिलायंस के साथ जो है सऊदी अरामको की इन्वेस्टमेंट आ रही है, बड़ी देर से आपको नज़र आ रहा है ये मामला। तो मुस्लिम उम्मा तो पहले भी बदकिस्मती से आपस में लड़ने के लिए हम बहुत एक दूसरे से माहिर है, लेकिन उसके अलावा तो खातिर खा कुछ नहीं होता। मफादात है उनके भी अपने चल रहा है। आज इमरान खान साहब ने भी जो जिक्र किया है कि चले आज नहीं तो बाद में शायद साथ आ जाएंगे, मे भी आ जाएंगे, मे भी नहीं आएंगे, लेकिन इस वक्त तो बिल्कुल वाजे कर दिया, बल्कि नॉर्मल से ज़्यादा वाजे किया है। और एक तरह से ठीक है, ये रोज़ हर दफ़ा हम खड़े हो जाते हैं, कोई भी चीज़ होती है कि जी चले इकट्ठे हो, OIC ये वो। इस दफ़ा उन्होंने वाजे कर दिया कि भाई साहब कोई OIC कोई कुछ नहीं, हमारे इकनॉमिक मफादात हैं, फ़िलहाल हम उन पर फोकस कर रहे हैं, बाद में कोई चीज़ हुई तो देखेंगे। तो उधर से मुझे तो कम से कम कोई उम्मीद ऐसी ज़्यादा नहीं है। कश्मीर के मामले पे जहाँ पाकिस्तान से मफादात मिलेंगे आके, खा वो ईरान के मामले पे चाहे पाकिस्तान कुछ करे, खा वो और कोई इक्तसादी इशूज़ हो, उस पर इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन इस पर तो बिल्कुल वाज़ेह अमारात की तरफ से भी, सऊदी अरब की तरफ से भी, और भी ममालिक, तुर्की के अलावा मेरा ख्याल है कहीं से भी आवाज़, और ईरान की क्योंकि वो सऊदी अरब से नाला है, और तो कहीं से आवाज़ नहीं आई। बहुत शुक्रिया। मुझे साहब इस हवाले से तफसीली बात कर रहे थे, और ये जो कॉन्सेप्ट है कि मुस्लिम उम्मा और एक सब मिलकर इस वक्त मुकाबला कर सकते हैं और एक साथ खड़े हो सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट बहुत अरसे से बताया भी गया, हमें पढ़ाया भी गया, मगर असल में क्या वाक़अतन वो खुलकर अब सामने आ रहा है, और इसका माजी क्या है, इसका हाल क्या है, और इसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है। तफसील से आपके सामने रखेंगे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान के ऑप्शन और मुस्लिम उम्मा का जो नज़रिया है, इसी से बात करेंगे। मशहूर कहावत है, कोई मुस्तकिल दोस्त नहीं होता, कोई मुस्तकिल दुश्मन नहीं होता। ममालिक के मफादात में कुछ मुस्तकिल नहीं होता, मुस्तकिल सिर्फ मफादात होते हैं। जिससे आपके मफादात जुड़े होंगे वही आपका दोस्त है, और जिससे आपके मफादात टकराते होंगे वो आपका दुश्मन है। इसलिए मफादात को देखते हुए दोस्त और दुश्मन बदलते रहते हैं। मगर हमारी 70 साल की खारजा पॉलिसी इस मशहूर कहावत के बरक्स रही है। कभी हमें अपने मफादात का पता ही नहीं होता, कभी किसी और का मफाद हमें अपना मफाद लगने लगता है, और कभी किसी हुक्मरान के अपने ज़ाती मफादात के खातिर कौम का मफाद कुर्बान कर दिया जाता है। कभी हम उम्मत का फ़ायदा बयान करते रहते हैं, कभी और किसी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते रहते हैं, और कभी अपने मफादात को नुकसान पहुँचाते रहते हैं। हमें जो पढ़ाया गया, 70 साल तक हमें जो बताया गया, जो मफरूज़े घड़े गए, आज सूरत हाल इसके बरक्स है। और 5 अगस्त के बाद से जो सूरत हाल बनी है वो इन सब किताबी बातों से हटकर है। उसमें हमारे लिए सबक है, और सबक यही है
कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात मज़हब की बुनियाद पर नहीं, रंग, नस्ल, ज़बान और गिरोह की बुनियाद पर नहीं, मफादात की बुनियाद पर इस्तेमाल होते हैं। मफादात और सिर्फ मफादात ताल्लुकात की बुनियाद होते हैं, मज़हब, रंग और नस्ल नहीं होती ताल्लुकात की बुनियाद। यही बात अरब ममालिक के रवैये से समझ में आ रही है। ज़मीनी हकीकत यह है कि 5 अगस्त को भारत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी। पाकिस्तान ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया, बड़े बड़े फैसले लिए, दुनिया भर में कश्मीर का मुकदमा लड़ने का ऐलान किया। तवक्को ये जाहिर की गई कि वो इस्लामी ममालिक उसका साथ देंगे, मगर हुआ क्या? सिर्फ चीन और तुर्की ने हमारे हक में बयानात दिए। और अगर कोई मुल्क पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी के लिए कोशां है तो वो अमेरिका है, जिसने इसका इजहार किया। बाकी किसी ब्रादर मुल्क ने कुछ नहीं कहा। वो ममालिक जिनके तहफ़्फ़ुज़ात के लिए हम अपने ममालिक में रैलियाँ निकालते रहे हैं, अपने ही हम वतनों से लड़ते रहे हैं, फतवे लगते रहे हैं, फ़िरक़ा वाराना जंग होती रही है, इन ममालिक ने एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। किसी ने भारत की मज़म्मत तक नहीं की, किसी ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ का जिक्र नहीं किया। मुस्लिम ममालिक में अगर आवाज़ आई तो तुर्की और ईरान से। ऐसा क्यों है? इसलिए क्योंकि इन ममालिक के अपने अपने मफादात हैं। मफादात का जिक्र खुद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी किया और कहा कि अरब ममालिक के अपने कारोबारी मफादात हैं। वैसे तो हम उम्मा और इस्लाम की बात तो करते हैं, भाई उम्मा के मुहाफ़िज़ों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं वहाँ, उनके मफादात हैं वहाँ। मैंने इशारतन कह दिया 1 अरब की मार्केट है, जज्बात उभारना तो आसान काम है, एतराज़ करना उससे भी आसान है, लेकिन एक मसले को समझकर आगे ले जाना पेचीदा है। आगे वो लोग आपके लिए हार लेके नहीं खड़े। सिक्योरिटी काउंसिल में जो P5 मेंबर्स हैं उनमें से कोई भी रुकावट बन सकता है। क्या आपको कोई शक है? नहीं होना चाहिए। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान बी अवेयर। इन ममालिक का मफाद इसी में है कि उनके भारत से ताल्लुकात बेहतर हों। यही वजह है कि जब हमारी पूरी दुनिया में कश्मीर का मुकदमा हमारी हुकूमत लड़ रही है, हमारे ब्रादर इस्लामी ममालिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपने सबसे बड़े शहरी एजाज़ ज़ैद मेडल से नवाजा। इसके अलावा भारत के बानी महात्मा गांधी के यौम पैदाइश के हवाले से खुसूसी डाक टिकट भी जारी किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के अमीर शेख ज़ैद ने ट्वीट किया कि नरेंद्र मोदी को यह अवार्ड दोस्ती और ताउन को फ़रोग़ देने में उनके किरदार के एतराफ़ में दिया गया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अवार्ड दिए जाने पर पाकिस्तान में खूब तनक़ीद की गई कि भारत कश्मीर में मज़लूम मुसलमानों पर मज़ालिम ढा रहा है और एक मुस्लिम मुल्क उसकी मजम्मत करने के बजाय उसे अवार्ड दे रहा है। बहुत सी जज्बाती बातें की गई। चेयरमैन सेनेट ने तो अपना दौरा ही मनसूख कर दिया। सोशल मीडिया पर अरब ममालिक पर तनक़ीद शुरू हो गई। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी ने इक़्तिदार में आकर अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात पर खुसूसी तवज्जो दी। अगस्त 2015 में उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया। ये 34 साल में किसी भी भारतीय वज़ीर आज़म का पहला दौरा था। वहाँ उनका गैर रिवायती इस्तकबाल हुआ। नरेंद्र मोदी ने पहली बार मस्जिद का दौरा किया। वो अरब अमारात की तारीखी मस्जिद शेख ज़ैद मस्जिद गए। इस मौके पर अरब अमारात ने अपनी सरजमीन पर मंदिर तामीर करने का भी ऐलान किया। यही नहीं, नरेंद्र मोदी ने दुबई स्टेडियम में भारतीय शहरियों की बड़ी तकरीब से भी खिताब किया। हालांकि दुबई में सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं है। ये सब कुछ क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि भारत मुत्तहिदा अरब अमारात का दूसरा बड़ा तिजारती शराकतदार है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात अमेरिका और चीन के बाद भारत का तीसरा बड़ा कारोबारी शराकतदार है। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात में तिजारत बढ़कर 60 अरब डॉलर्स तक पहुंच चुकी है। मुत्तहिदा अरब अमारात में भारत से ताल्लुक़ रखने वालों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है और हर 3 अमाराती में से एक शख्स भारतीय। मुत्तहिदा अरब अमारात में भारतीय सरमायाकारी 55 अरब डॉलर्स है और दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में भारतीय शहरी सबसे बड़े गैर मुल्की सरमायाकार हैं। सबसे अहम बात यह है कि दुबई की ग्लोबल पोर्ट ऑपरेटर DP वर्ल्ड मकबूजा कश्मीर में लॉजिस्टिक्स हब के क़याम का इरादा रखती है। बहुत बड़ी सरमायाकारी है। यही वजह है कि जब कश्मीर का मामला सामने आया तो उस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात के भारत में सफ़ीर ने इस मामले को भारत का अंदरूनी मसला करार दिया और फिर मुत्तहिदा अरब अमारात के अमीर ने भारतीय वज़ीर आज़म को आला सिविल अवार्ड से नवाजा। सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात में नरेंद्र मोदी को हफ्ते के दिन एक और मुस्लिम मुल्क बहरीन के अमीर ने भी आला सिविल अवार्ड से नवाजा। ये वही बहरीन है जिससे जब ज़रूरत पड़ी तो उसने पाकिस्तान से मदद मांगी। अरब स्प्रिंग के मौके पर बगावत को कुचलने के लिए बड़ी तादाद में पाकिस्तान से साबिक फ़ौजियों को भर्ती किया। मगर बहरीन के भारत के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं क्योंकि उनके मुआशी मुफाद इससे वाबस्ता है।
मुस्लिम ममालिक की एक तवील फहरिस्त है जिनके भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। कुछ ममालिक तो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आला अवार्ड भी दे चुके हैं। बहरीन और मुत्तहदा अरब अमारात के अलावा जून 2019 में मालदीव ने भारतीय वज़ीर आज़म को अपना आला सिविल अवार्ड दिया। इसी तरह फरवरी 2018 में फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने भी नरेंद्र मोदी को आला सिविल अवार्ड दिया। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने। इससे पहले अफगानिस्तान ने जून 2016 में अमीर अमानुल्लाह अवार्ड भारतीय वज़ीर आज़म को दिया। अप्रैल 2016 में सऊदी अरब ने किंग अब्दुल अजीज़ अवार्ड भी नरेंद्र मोदी को दिया। भारत के इसराइल से करीबी ताल्लुकात हैं, मगर इसके बावजूद भी भारत के फ़लस्तीन से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, उन्हें वहाँ अवार्ड दिया गया। यही वजह है कि फ़लस्तीन ने नरेंद्र मोदी को आला अवार्ड दिया। इसी तरह सऊदी अरब भी भारतीय वज़ीर आज़म को आला सिविल अवार्ड दे चुका है, क्योंकि सऊदी अरब के भारत के साथ करीबी ताल्लुकात हैं, मुआशी करीबी ताल्लुकात हैं। दादोशुमार के मुताबिक सऊदी अरब में 27 लाख भारतीय शहरी काम करते हैं। इराक के बाद सऊदी अरब भारत को तेल फराहम करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। दोनों ममालिक में तिजारत का हजम 27 अरब डॉलर से बढ़ चुका है। अहम बात यह है कि भारत की जानिब से कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के सिर्फ 8 दिन बाद यानी 12 अगस्त को सऊदी अरब ने भारत में बड़ी सरमायाकारी का ऐलान किया। सऊदी सरकारी तेल कंपनी अरामको ने भारतीय कंपनी रिलायंस के 20% शेयर्स खरीदने का ऐलान किया, तकरीबन 15 अरब डॉलर की सरमायाकारी की। इसके अलावा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि 2021 तक वो भारत में 100 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेंगे। सऊदी वली अहद का जो विजन है उसके लिए उन्हें भारत सूट करता है, उनका इसके साथ मुआशी मफाद वाबस्ता है और जाहिर है ये पैसे जो भारत में इन्वेस्ट होंगे ये इस नीयत से हो रहे हैं कि इस पर उनको मुनाफा मिलेगा। अगर भारतीय के साथ ट्रेड का ताल्लुक सऊदी अरब या मुत्तहदा अरब अमारात का है तो उसमें दो तरफा इस वक्त मफाद वाबस्ता है। ये हैं वो बातें जिनकी वजह से अरब ममालिक के ताल्लुकात भारत से अच्छे हैं, क्योंकि इन ममालिक के मफादात भारत के साथ जुड़े हुए हैं और भारत के मफादात इन अरब ममालिक से जुड़े हुए हैं। तकरीबन 70 लाख भारतीय शहरी गल्फ ममालिक में मुलाजमत करते हैं। मुस्लिम ममालिक और भारत में तकरीबन 100 अरब डॉलर्स की तिजारत है। सिर्फ चंद ममालिक का मवाजना ही हैरान कुन। तुर्की की भारत से तिजारत 7 अरब डॉलर्स की है। पाकिस्तान की तुर्की के साथ तिजारत तकरीबन 59 करोड़ डॉलर्स की है, बहुत ज़्यादा कम। इसी तरह सऊदी अरब और भारत में तिजारत का हजम 27 अरब डॉलर से ज़ायद है, जबकि पाकिस्तान और सऊदी अरब में सिर्फ 3.6 अरब डॉलर्स की तिजारत होती है। इसी तरह मलेशिया और भारत में तकरीबन 17 अरब डॉलर्स की तिजारत है, जबकि मलेशिया के साथ पाकिस्तान की दो तरफा तिजारत सिर्फ 1.2 अरब डॉलर है। इसी तरह ईरान के साथ भारत की तिजारत का हजम 13 अरब डॉलर से ज़ायद है, जबकि पाकिस्तान और ईरान में सिर्फ 1.3 अरब डॉलर की तिजारत होती है। यानी दूसरी तरफ हमने अभी हाल ही में सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर, कतर से 3 अरब डॉलर और मुत्तहदा अरब अमारात से 3 अरब डॉलर कर्ज लिया है। हमने इमदाद मांगी है। भारत ने सरमायाकारी के मौके ढूंढे हैं। भारत में सरमायाकारी के मौके इन अरब ममालिक ने ढूंढे हैं और भारत ने इन अरब ममालिक में ढूंढे हैं। इसलिए ये ममालिक अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारत को अहमियत देते हैं और भारत इन ममालिक को अहमियत देता है। न मज़हब की बुनियाद पर, न रंग व नस्ल की बुनियाद पर, मुआशी मफादात की बुनियाद पर यह सब हो रहा है। यानी बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का उसूल है। कुछ अर्सा पहले इस्लामी इत्तेहादी फ़ौज भी बनाई गई थी, जिसमें तकरीबन 40 ममालिक की अफ़वाज को शामिल किया गया। इस फ़ौज की सरबराही भी साबिक़ आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ को दी गई। बड़े बड़े दावे किए गए, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के दावे किए गए, मगर उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद भी इस पूरे मामले में कहीं दिखाई नहीं दिया। मुकम्मल तौर पर खामोशी है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। मार्च 2019 में जब पाक भारत ताल्लुकात कशीदा थे तो मुत्तहदा अरब अमारात में होने वाली OIC इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज को एजाज़ी मेहमान की हैसियत से बुलाया गया। पाकिस्तान ने एहतजाज किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सेशन का बॉयकॉट किया, मगर किसी रुकन मुस्लिम मुल्क ने तवज्जो ही नहीं दी और वो गई, वहाँ पर उन्होंने ख़िताब किया। हम 70 साल तक कश्मीर का मुकदमा लड़ते रहे, इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा तक लेकर गए, OIC के कई इजलास बुलाए गए, मगर हुआ क्या? इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोई एक मुल्क हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि इन ममालिक के भारत के साथ तिजारती मफादात हुए हैं। इसलिए ये ममालिक, इन ममालिक का ज़ाहिर अपना हक है कि वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। इसी तरह हम सिर्फ मजहबी बुनियादों पर अरब ममालिक से तवक्को कैसे कर सकते हैं कि वो अपने मफादात के बरखिलाफ़ भारत को नाराज़ करेंगे और हमारा साथ देंगे। हमारी खारजा पॉलिसी मफादात के बरखिलाफ़ सिर्फ जज्बात और मफरूज़ों के गिर्द घूमती रही है। मुस्लिम उम्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो अब भारत की इस कार्रवाई के बाद जो कश्मीर में की गई वो सामने आ रहा है। कश्मीर में मजालिम हो रहे हैं, भारतीय अपनी अपोजिशन आवाज़ उठा रही है, मगर मुस्लिम ममालिक का जो तर्ज़ अमल है वो ज़ाहिर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ करते नज़र आ रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीली की बात की जा रही है। देखते हैं कि वो तब्दीली किस तरीके से होती है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, कराम खबर है, उस पर तफसील से बात करेंगे।
अमेज़न जंगलात तबाहकुन आग में जल रहे हैं और दुनिया परेशान है। ये जंगलात ब्राज़ील समेत 9 ममालिक तक फैले हुए हैं। ज़मीन की 20% ऑक्सीजन सिर्फ अमेज़न जंगलात में मौजूद है। ये दरख्त और पौधे पैदा करते हैं। यही वजह है कि इन जंगलात में लगी आग पूरी दुनिया के लिए परेशानी की वजह है। माजी में जब भी ये मामला उठा है, दुनिया परेशान हुई है, इस वक्त ज़्यादा परेशान है। अमेज़न जंगलात को बचाने के लिए फ्रांस में होने वाली बैनुल-अक़वामी रहनुमाओं की G7 इजलास में 7 बड़ी मुआशी क़ुव्वतों ने माली ताउन पर इत्तफ़ाक़ किया है। फ्रांस के सदर ने कहा है कि G7 ममालिक इसलिए इस काम के लिए $20 मिलियन जारी करेंगे। अमेज़न के जंगलात में लगी आग की वजह से बैनुल-अक़वामी रहनुमाओं को तशवीश है, क्योंकि माहौलियाती तब्दीली दुनिया को ख़तरात की तरफ धकेल रही है। इसके ख़तरनाक असरात से बचाव के लिए दुनिया को फ़ौरी इक़दामात की ज़रूरत है। माहौलियाती तब्दीली के ख़तरनाक असरात कोई सरहद नहीं देखते, कौन सी सरजमीन किसकी है इसकी तफरीक नहीं करते। इस पर जो आग है वो अगर कहीं और लगी है उसके असरात कहीं और पड़ेंगे। अगर इस वक्त दूसरे ममालिक हैं जो कि बैनुल-अक़वामी इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग का बाइस बन रहे हैं, मगर असरात किसी और मुल्क पर पड़ सकते हैं। पाकिस्तान इस वक्त कंट्रीब्यूट कम करता है ग्लोबल वार्मिंग में, मगर विक्टिम है बहुत बड़ा। यहाँ दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगें और इस हद तक लगें कि सिर्फ और सिर्फ वो ऑप्टिक्स ना हो, मार्केटिंग ना हो, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी अमेज़न जंगलात में अगर आग लगी है तो बैनुल-अक़वामी बिरादरी इस वक्त इसको देख रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि दुनिया को एक ड्रामाई माहौलियाती तब्दीली का सामना है। इस वक्त ड्रामाई अंदाज में बर्फ़ पिघल रही है। 2015 से 2019 तक 5 साल गर्म तरीन रिकॉर्ड किए गए हैं। ब्राज़ील की नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च के मुताबिक निस्फ आग अमेज़न के जंगल में लगी, जहां तकरीबन 2 करोड़ आबादी रिहाइश पजीर है। माहिरीन के मुताबिक जुमेरात और जुम्मे को कम अज़ कम 1663 मकामात पर नई आग भड़क उठी। सरकारी इदारा शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता बरस ब्राज़ील के जंगल में 78,383 मरतबा आग लगने के वाक़यात पेश आए, जो 2013 के बाद से सबसे ज़्यादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राज़ील के जंगलात में 72,000 से ज़ायद मरतबा आग लग चुकी है और गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में इन वाक़यात में 84% इजाफा देखने में आया है। मुख्तलिफ रीज़न्स इसके कोट किए जाते हैं, मुख्तलिफ ब्लेम भी किए जाते हैं, मगर सबक यही है कि दरख्त लाजमी है, जंगलात लाजमी है। 20% ऑक्सीजन दुनिया के अमेज़न के जंगलात में है। दुनिया परेशान हो रही है, पाकिस्तान भी क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का एक विक्टिम है, लोग परेशान हैं। इस वक्त जो वेदर है वो इंटेंस होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त यहाँ भी लगाए जाएँ। ये सबक हमारे लिए भी। प्रोग्राम में आज के प्रोग्राम में इतने, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जिम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।